बीच में फ़िज़िक्स के आ रहे थे, फिर बीच में बायो के आ रहे थे, तो मतलब ढूँढने में प्रॉब्लम हो रही थी, उससे टाइम बहुत वेस्ट हुआ। ये यहाँ पे केमिस्ट्री और फिर यहाँ पे फिर से फ़िज़िक्स स्टार्ट हो गई। एक्चुअली पेपर मिल जाना चाहिए था 145 पे, क्योंकि उसमें एनटीए के बुलेटिन में भी लिखा हुआ होता है, ताकि ओएमआर के ऊपर जो टेस्ट बुकलेट नंबर है और रोल नंबर है वो आप फिल कर लो, मतलब पेपर स्टार्ट करने से पहले। लेकिन वो भी हमें 2 बजे दिया था, तो टेस्ट की हमें प्रैक्टिस बहुत अच्छे से थी और वो थोड़ा टफ़ पेपर बनाते थे, तो टफ़ पेपर की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई मैं देख के। बड़ा इशू ये मानता हूँ कि आधी घंटा के इनकी इन्विजिलेटर ने बैठाया तो बच्चों का बहुत बड़ा लॉस कर दिया। एनटीए का प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इन चीज़ों को गौर करे और निश्चित तौर पे बच्चों को कहीं न कहीं इस चीज़ की भरपाई का कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन देना चाहिए। नीट 2024 में एनटीए ने जो किया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की लताड़ पड़ी। एनटीए ने 2025 में पेपर को हार्ड कर ये सोचा कि इससे उसकी सारी पुरानी गलतियों पे पर्दा पड़ जाएगा, लेकिन एनटीए ने इस बार जो नई गलतियां करी है उसका खामियाजा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं आज एक बहुत ही स्पेसिफिक रीज़न की जिसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चों को नुकसान हुआ है और जिसकी पूर्ति करने के बारे में शायद एनटीए अभी सोच भी नहीं रहा होगा। हम बात कर रहे हैं एनटीए के द्वारा दिए गए कोड 47 वाले एग्ज़ाम पेपर की। नीट के बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनको कोड 47 का एग्ज़ाम पेपर मिला, लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि उसमें बाइंडिंग ही गलत हो रखी थी, यानी एक पेज यहाँ पे तो अगला पेज वहाँ पे कहीं और होगा। तो इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स गफलत में आ गए। आप हमें बताएं कि ये कोड 47 वाला एग्ज़ाम पेपर जो है, ये सिचुएशन कितनी बुरी थी? पहले तो घबराहट हुई बहुत, ऐसे जब ओवरव्यू किया पेपर देख के जब मिला तब। लेकिन उसके बाद में थोड़ा सोचा कि अब सिर्फ 3 घंटे हैं, तो जल्दी से जल्दी पेपर अच्छे से कंप्लीट करना है, तो मैंने बायो से स्टार्ट किया। और जैसे हमें कोचिंग में पूरे साल सिखाया है कि 2 राउंड्स में पेपर कंप्लीट करो एटलीस्ट, तो जो क्वेश्चंस ज़्यादा टाइम टेकिंग है उन पे सर्किल करके हम जो जो जल्दी होते हैं क्वेश्चंस उनको करते हैं। तो मैंने फ़र्स्ट राउंड कंप्लीट करके जब सेकंड स्टार्ट किया, तो उसमें जो सर्किल किए हुए क्वेश्चंस थे वो ओएमआर से मतलब ढूंढने में उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। कभी बीच में फ़िज़िक्स के आ रहे थे, फिर बीच में बायो के आ रहे थे, तो मतलब ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही थी, उससे टाइम बहुत वेस्ट हुआ। तो 25 टू 30 मिनट ईज़िली वेस्ट हुए उस चीज़ की वजह से। और जो फ़िज़िक्स में क्वेश्चंस थे और जो सर्किल किए हुए थे उसमें 25 टू 30 ईज़िली मैं कंप्लीट कर सकती थी, जो मैं नहीं कर पाई। तो ये मेन प्रॉब्लम थी कि जो मुझे क्वेश्चंस आते थे, जो क्वेश्चंस, वो भी मैं टाइम ख़राब होने की वजह से नहीं कर पाई। जैसे ये पेज नंबर 1 था, पहले मैंने बायो से स्टार्ट किया था, तो बायो भी ढूंढने अगर तो 91 क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं रहा था पहले। तो ये देखो 114 क्वेश्चन है और इधर इधर बायो है और यहाँ पे केमिस्ट्री है। और क्वेश्चन 91 ढूंढने में ही पहले मैं कि बायो स्टार्ट कहाँ से हो रही है ये भी मुझे पता नहीं चला। बीच में केमिस्ट्री आ रही है, ये 8th और फिर ये 17th। हाँ, ये फिज़िक्स है, फिर सीधा केमिस्ट्री स्टार्ट होगी। ऐसा और भी है। ये यहाँ पे केमिस्ट्री और फिर यहाँ पे फिर से फिज़िक्स स्टार्ट हो गई। फिर यहाँ पे फिर से केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आ गए। ये 16 फिर 33। तो ऐसे बायो ढूंढने में ही पहले तो पता भी नहीं चला कि बायो के क्वेश्चंस हैं किधर सारे, क्योंकि सबसे पहले जनरली नीट एस्पिरेंट सारी बायो कंप्लीट करते हैं, तो उसके क्वेश्चंस भी नहीं मिल रहे थे स्टार्टिंग में। ये जब इस तरीके का पेपर आपके सामने आया, आपने वहाँ पे जो क्लास में जो इन्विजिलेटर होते हैं उनसे आपने इस बारे में कुछ बात की? तो उन्होंने कहा कि जैसा है यही है, अब इसी को करो। उन्होंने कुछ भी आगे कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ऐसे कह दिया कि जो है अब यही है, इसी को कंप्लीट करो। आपकी कंपनी कंप्लेंट को उन्होंने कहीं भी एस्केलेट नहीं किया? नहीं आपको इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिला जब ये परेशानी? नहीं, हमें एक्चुअली पेपर मिल जाना चाहिए था 145 पे, क्योंकि उसमें एनटी के बुलेटिन में भी लिखा हुआ होता है, ताकि ओएमआर के ऊपर जो टेस्ट बुकलेट नंबर है और रोल नंबर है वो आप फिल कर लो, मतलब पेपर स्टार्ट करने से पहले। लेकिन वो भी हमें 2 बजे दिया था, तो 8 मिनट हमें सिर्फ उसी को फिल करने में लग गई। तो जब पेपर स्टार्ट किया मैंने, तो 8 मिनट ऑलरेडी जा चुकी थी, तो मैंने उनसे ज़्यादा बात नहीं की। फिर उसके बाद में सिर्फ एक बार पूछा और उनने कहा, तो मैंने फिर पेपर स्टार्ट कर दिया, मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया उनसे। आपको डर था कि आप कहीं पेपर अटेम्प्ट करना आपका जो रह नहीं जाए, क्वेश्चंस रह नहीं? इसलिए थोड़ा था।
आपने साल भर में किस तरीके से मेहनत करी थी? कितनी मेहनत करी, कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? एवरेज 9 to 10 आवर्स तो रोज़ हो जाता था, और हमारे टेस्ट भी बहुत ज़्यादा लेते थे। लाइक फेबररी के अंदर 28 टेस्ट हमारे लगातार लिए थे कोचिंग वालों ने। फिर डीटीएस हुए हमारे, तो एक एक दो दो दिन के गैप से हर रोज़ टेस्ट लेते थे। तो टेस्ट की हमें प्रैक्टिस बहुत अच्छे से थी, और वो थोड़ा टफ़ पेपर बनाते थे, तो टफ़ पेपर की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई हमें देख के। क्वेश्चन स्किप कर देते थे हम, कुछ मतलब ऐसे जो टफ़ लगता था। मार्क्स निकालना आता था हमें पेपर में से, टफ़ तो होता है फिर भी। मतलब पेपर की प्रैक्टिस हमें कराई थी इतनी कोचिंग के अंदर, बट ऐसा पेपर तो उनने भी कभी नहीं दिया, ऐसे कि सीक्वेंस वगैरह वो लोग तो रोज़ लेते थे, फिर भी ऐसा ब्लंडर उनने नहीं किया कभी भी जो इस ऑर्गेनाइजेशन ने किया। अभी आपको क्या लगता है कि आपके क्या और भी ऐसे कुछ क्लासमेट या कोचिंग के साथी होंगे जिनको इस तरह का पेपर मिला है? हाँ, मैंने कमेंट किया था यूट्यूब पर किसी टीचर के, तो उसके नीचे कमेंट्स आए थे और बच्चों के कि हम हमारा भी ऐसा पेपर आया है, बट उनने शायद एक्शन लिया या नहीं लिया पता नहीं, बट उन आया तो ऑफ कोर्स है और लोगों का भी। अभी हमारे साथ भारत सोनी जी हैं, मिष्का के फादर हैं। आपने इस पेपर के बाद में काफ़ी सारी जगह पे इस इशू को रेज़ करने की कोशिश करी है ताकि इसके ऊपर किसी तरीके का सॉल्यूशन हो, या फिर एनटीए यहाँ पर इस पेपर्स में जो गड़बड़ी एनटीए की वजह से हुई है उसको सुधारने के लिए या उसको बैलेंस करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए। भारत जी, आप मुझे बताएं, जब आपको पता चला कि मिष्का के पेपर में इस तरीके से हुआ है, आपने क्या किया फिर? सर, पेपर कंप्लीट होने के बाद जैसे इसने मुझे बताया था, तो जिस तरह का ये पेपर है और जिस तरह की इसमें जो गड़बड़ियाँ हैं, तो लगभग 2-2.5 घंटे तो इसको नॉर्मल होते लग गया। फिर जब मैंने इसका पेपर देखा तो सीक्वेंस का मुझे पता चला, तो मैंने सेम डे एनटीए में सबसे पहले मेल किया, जिसमें इसकी पीडीएफ भी मैंने भेजी थी। उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने बाकी कोचिंग्स में अप्रोच किया, तो मुझे पता चला कि हर कोचिंग में ऐसे बच्चे हैं जिनके पेपर में इस तरह की गड़बड़ियाँ हैं। उन्होंने अब उन बच्चों का नाम और उनकी डिटेल्स वगैरह कलेक्ट करना शुरू किया था। फिर उसके बाद जो यहाँ के अपने कोऑर्डिनेटर है मीना जी, मैं उनसे मिल के आया था। मीना जी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप कलेक्टर साहब को रिटन कंप्लेंट दें। फिर नेक्स्ट डे मैं 8 तारीख को मैं कलेक्टर सर के पास गया था। उन्होंने मेरी कंप्लेंट ली है, पेपर की फ़ोटोकॉपी और जो भी बच्चे ने लिख के दिया एप्लीकेशन, वो सारा मैंने उनको सबमिट करवाया था। फिर भास्कर और पत्रिका में भी अप्रोच किया मैंने कि भाई वो इस मुद्दे को थोड़ा सा उठाए, क्योंकि बच्चे अभी भी शायद हो सकता है इस गफलत में हो कि ये एनटीए की कोई स्कीम है कि भाई पेपर को थोड़ा सा इस तरह से किया जाए, लेकिन ये कहीं पे भी नहीं देखा गया है। आप क्वेश्चंस का ऑर्डर चेंज कर सकते हो, लेकिन पेज नंबर आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये तो ब्लंडर है मतलब एनटीए का। तो मैंने कलेक्टर साहब को भी कंप्लेंट किया, इनकी कोचिंग में भी अप्रोच किया, वो भी कलेक्टिव एफर्ट कर रहे हैं, और सेम टाइम मीडिया को भी मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की कि वो भी इस मुद्दे को थोड़ा सा उठाएं। तो भास्कर ने थोड़ा बहुत आज उनका पेपर में आया भी है, तो देखते हैं अब आगे। और एनटीए को मैं 3 बार मेल कर चुका हूँ, उनकी तरफ से कोई रिप्लाई कुछ आया? अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पोर्टल और है, जिसमें आप हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पे भी मेल कर सकते हो। वहाँ पे भी मैंने मेल किया है पोर्टल में, लेकिन वहाँ से भी अभी तक कोई रिस्पॉन्स आया नहीं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से परेशानी हुई, और उस परेशानी के बाद में यहाँ से पूरी कोशिश करी गई है कि इस इशू के ऊपर बातचीत हो, एनटीए को पता चले, हायर अथॉरिटीज़ को पता चले। तो हमने इस पूरे मुद्दे को लेकर फिर बात की गुरु कृपा कैरियर कोचिंग के डायरेक्टर प्रदीप बुडानिया जी से। तो ये जानते हैं उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है। उस 47 के कोड में बहुत सारे जो पेपर था उसका सीक्वेंस थोड़ा सा गड़बड़ था। सीक्वेंस गड़बड़ का मतलब वो जो सीरियल नंबर होता है 1 2 3 4 5 इस तरह पेज नंबर होता है, वो कहीं न कहीं सीक्वेंस गड़बड़ था, और उस गड़बड़ सीक्वेंस के चक्कर में फिजिक्स बीच में ही कहीं न कहीं केमिस्ट्री आ गई, केमिस्ट्री के बीच में कहीं न कहीं बायोलॉजी आ गई। तो बच्चे कहीं न कहीं, पहली बात तो कुछ बच्चों के साथ ये हुआ कि कहीं न कहीं उनको अटेम्प्ट करने में बड़ी दुविधा हुई, और अटेम्प्ट भी बच्चों ने कहीं न कहीं कर लिया, तो सबसे बड़ी दुविधा ये हुई कि उनको ओएमआर फिल करने में बहुत सारा टाइम कंज्यूम भी हुआ, और टाइम कंज्यूम के साथ साथ ओएमआर कुछ बच्चों की इसी चक्कर में कहीं कहीं गलत भी हुई। ये भी खैर हम मान लें कि कहीं न कहीं 5 10 15 मिनट बच्चे को एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, फिर भी कहीं न कहीं वो मैनेज कर लिया होगा। लेकिन बहुत सारे सेंटर पे इस कोड 47 में ऐसा भी इश्यू आया कि बच्चों ने कहीं न कहीं जब वो सीक्वेंस देखा, सीरियल नंबर देखा, तो इन्विजिलेटर को कहीं न कहीं उन्होंने इन्फॉर्म किया कि हमारे पेपर का सीक्वेंस नहीं, हमारा पेपर बदला जाए। तो
तो इन्विजिलेटर ने बहुत सेंटर्स पे ऐसा भी बोला कि आप वेट करिए, आप इस पेपर को टच मत करिए, पेपर को अटेम्प्ट मत करिए, हम आपको दूसरे पेपर की व्यवस्था करते हैं, जितना टाइम कहीं कहीं आपका लगा है उतना टाइम हम आपको एक्स्ट्रा देंगे। और बहुत सारे सेंटर पे तो ऐसा भी था कि आधी आधी घंटा भी कहीं कहीं बच्चों को रोके रखा, और उसके बाद में आके इन्विजिलेटर ने ये कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, आपको इसी पेपर को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही 5 बजे तो इन्विजिलेटर ने बच्चों की OMR छीन ली। तो कुछ ऐसे केसेस भी थे जहां बच्चे इस वहम में भी थे कि हम लोगों को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, तो बच्चों ने अपनी OMR भी कंप्लीट नहीं की थी, उससे पहले ही इन्विजिलेटर ने छीन ली। और दूसरा, ये मैं तो बड़ा इशू ये मानता हूँ कि आधी घंटा कहीं इनकी इन्विजिलेटर ने बैठाया तो बच्चों का बहुत बड़ा लॉस कर दिया। और दूसरा कहीं कि हर बच्चा जिसका ये इस तरह का सा सीक्वेंस आया, तो 15 से 20 मिनट कहीं के बच्चे के ज़रूर इस चक्कर में वेस्टेज हुए, और प्लस कुछ बच्चों की तो इस चक्कर में OMR भी गलत भरी गई। तो ये बड़ा इशू था। तो अब मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ भी बच्चों को कहीं की काफ़ी नुकसान हुआ। हालांकि ये बड़ा मुद्दा नहीं बनता यदि विगत 4-5 साल के जिस तरह के पेपर आ रहे थे उस तरह का सा पेपर आता तो बड़ा कोई इशू नहीं था, क्योंकि वो पेपर कहीं की ऐसा सा आ रहा था जहाँ 2-2.5 घंटे में अटैम्प्ट हो रहा था। लेकिन मैंने कहा ना, अब की बार एक सीरियस इशू ये भी था कि पेपर है वो कहीं न कहीं 3 घंटे में करना पड़ रहा था, लेकिन वो पेपर इतना लेंदी था कि उसको करने में कहीं लगभग 4 घंटे की रिक्वायरमेंट थी। तो निश्चित तौर पे बच्चा कहीं न कहीं इन चीज़ों में उलझ गया, पहले से उसके पास टाइम कम था, और जब वो इन चीज़ों में उलझ गया तो निश्चित तौर पे बच्चों को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। अब ये है कि ये लगभग हमारे पास 147 बच्चों की तो लिस्ट ऐसे हम लोगों ने के पास भी बनी थी। हमने कहीं कहीं NTA को मेल भी कराया इस इशू को लेकर कि ऐसा सही इशू है। तो ऐसे तो ये निश्चित तौर पे कहीं कि आप वास्ट लेवल पे सर्च करोगे तो निश्चित तौर पे ऐसे बच्चों की नंबर है वो कहीं की बहुत बड़ी है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि कहीं न कहीं जो भी NTA का प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इन चीज़ों को गौर करे और निश्चित तौर पे बच्चों को कहीं न कहीं इस चीज़ की भरपाई का कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन देना चाहिए।